नमस्कार, आप सभी का हिंदू स्टडीज़ सेंस चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग जो मिसलेनियस सेक्शन में इम्पॉर्टेंट कवि यानी कि महत्वपूर्ण कवि के विषय में हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इसी से संबंधित कुछ प्रश्न आते हैं, वो आप लोगों को सही करने होंगे। मिसलेनियस सेक्शन सबसे इजी सेक्शंस में से हैं जो आप नंबर गेन कर सकते हैं। यहाँ पे आपके मतलब प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। तो मैंने कुछ इस पे नोट्स रेडी किया है जो आपको बस इतना ही पढ़ना होगा, इससे ज़्यादा मिसलेनियस में कवि वाले सेक्शन में और आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम जल्दी अगले वीडियोस में किंगडम और जो प्रमुख संत हैं सेंट्स, इनके बारे में भी जल्द ही चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कवि भास के बारे में। भास का जीवन परिचय है। समय इनका निर्धारित नहीं है, ठीक है, बट फिर भी इनको दूसरी मतलब सेकंड बीसी से सेकंड एडी के बीच में मानते हैं, ठीक है। और कालिदास से पहले का इनको मानते हैं, कालिदास से पहले, क्योंकि कालिदास के नाटक में एक जगह इनका वर्णन आता है, तो इसीलिए इनको कालिदास से पहले मानते हैं। फिर इनकी जो रचनाएं थी वो एक तरह से मतलब गायब हो गई थी, लेकिन 20वीं सेंचुरी में केरल के त्रिवेंद्रम में इनके 13 नाटकों की पांडुलिपियाँ मिली, जिसके बाद उनका साहित्यिक महत्व फिर से स्थापित हुआ। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो आप लोग रेडी कर लीजिए, याद कर लीजिए किस इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। स्वप्न वासव दत्ता, ये हैं 13 नाटकों के इनकी प्रमुख रचनाएं, जिसमें उरुभंग, दूत घटोत्कच, दूतवाक्य, पंचरात्र, अभिषेक, प्रतिमा, प्रतिज्ञा और स्वप्नवासव दत्त, ये तो मतलब इम्पॉर्टेंट। बट फिर भी आप 13 के नाम मतलब याद कर लीजिए, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि कालिदास की रचना कौन सी है, भास की रचना कौन सी है, कल्हड़ की रचना कौन सी है। अभी इससे ज़्यादा डिटेल नहीं आ रहा है कि मतलब एक समरी आप लोग अगर हो सके तो देख लीजिएगा। उरुभंग महाभारत से संबंधित है कि रामायण से संबंधित है, क्योंकि इसमें कथा है वो भीम की, जो उन्होंने दुर्योधन का उरुभंग किया। तो ऐसे ऐसे मतलब एक बेसिक आउटलाइन कुछ इम्पोर्टेंट के आप लोग देख लीजिएगा। फिर उसके बाद आते हैं कालिदास। कालिदास को भारतीय संस्कृत साहित्य के महान कवि और नाटककार, भारतीय साहित्य के मतलब ऐसे कहा जाता है, क्योंकि जो कॉलोनियल टाइम था उस समय में शेक्सपियर को कालिदास को शेक्सपियर से कंपेयर करके बताया गया, लेकिन कालिदास तो एक तरह से बहुत पुराने हैं। शेक्सपियर तो 15वीं सेंचुरी एडी के हैं, 16th एडी, और कालिदास 3rd एडी के हैं, 2nd एडी के हैं। तो लेकिन फिर भी कॉलोनियल राइटिंग के अकॉर्डिंग इनको बोला जाता है भारतीय साहित्य का शेक्सपियर या कवि कुलगुरु। फिर इसके बाद इनका समय निश्चित नहीं है, लेकिन ये गुप्त काल में चंद्रगुप्त सेकंड यानी कि विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। अब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, इसको 3 तरह से देखा जाता है, नाटक, महाकाव्य और खंडकाव्य। तो नाटक में है अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, और महाकाव्य में है रघुवंश और कुमार संभवम, खंडकाव्य में है मेघदूत और ऋतु संहार। तो ऐसे मैचिंग करने को एक बार प्रीवियस ईयर पेपर में आया है, ठीक है, कि नाटक, महाकाव्य और खंड काव्य कौन कौन से हैं। इधर आपके अभिज्ञान शाकुंतलम दे देगा, इधर मेघदूत दे देगा, ठीक है, इधर कुछ भी ऐसे से आपको उसमें से मैच कराना रहेगा। तो ये आप याद कर लीजिएगा। अब इसके बाद अश्वघोष आते हैं। अश्वघोष प्रथम शताब्दी फर्स्ट एडी माने जाते हैं। कुषाण राजवंश के राजा कनिष्क के समकालीन या उनके दरबारी कवि थे, ठीक है। इनका जन्म अयोध्या माना जाता है। फिर बाद में ये बौद्ध धर्म के अनुयायी बने, बौद्ध धर्म धारण किया। इनकी 4 रचनाएं मिलती हैं, कृतियाँ: बुद्धचरितम, सौंदरानंद काव्यम, गंडी स्त्रोत गाथा और शारिपुत्र प्रकरणम। सौंदर्यानंद
काव्यम जो है इसके बारे में प्रश्न पूछा गया कि सौंदरानंद किसकी रचना है। ये दिसंबर 2000 जून 2024 वाले एग्ज़ाम में ये पूछा गया था प्रश्न, मतलब हर बार पूछा जाता है। तो ये 4 ही आपको है। फिर इनको कुछ उपाधियाँ मिली थी, आर्यभदंत, बौद्ध भिक्षु और राष्ट्रपाल। तो ऐसे ही पूछा जा सकता है कि बौद्ध भिक्षु के नाम से कौन सा कवि विख्यात था या प्रसिद्ध था। फिर सोमदेव सूरी के विषय में आते हैं। ये 10th AD में है, लगभग 920 से 966 ईस्वी में। विद्वानों के अनुसार इनका जन्म संभवतः बंगाल में हुआ, लेकिन उनका कार्यक्षेत्र दक्षिण भारत राष्ट्रकूटों के अधीन रहा। ये एक जैन आचार्य थे, दिगंबर जैन समुदाय के मूल संघ के देव संघ शाखा के संबंधित थे। इनके आचार्य का नाम था नेमि देव, और ये राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय के सामंत वागराज के संरक्षण में अपनी रचनाएं लिखी। ठीक है। फिर इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, यश स्तिलक चंपू है, जो प्राकृत संस्कृत और प्राकृत मिक्स है। ठीक है। फिर नीति वाक्यमृतम, वेरी इंपॉर्टेंट, यह नीति ग्रंथ है जो राजनीति, शासन और नैतिकता के सिद्धांतों को सूत्र शैली में प्रस्तुत करता है, जैसे चाणक्य की अर्थशास्त्र और कामंदक की नीति सार है, उसी तरह यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। फिर उपासकाध्ययन, यह जैन समुदाय का प्रमुख ग्रंथ है, गृहस्थों के लिए आचार विचार धार्मिक कर्तव्यों का वर्णन करता है। अब इसके बाद आते हैं कवि हाल के बारे में। हाल का समय मतलब वही पहली शताब्दी, सातवाहन वंश के ये 17वें राजा भी थे, जिनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। आधुनिक पैटर्न है जो महाराष्ट्र में। दक्कन में शक्तिशाली राजवंशों में सातवाहन एक वंश था। इनकी जो ये प्रमुख राजा थे, प्राकृत साहित्य के उत्कृष्ट कवि थे। इनकी प्रमुख रचना है गाथा सप्तशती, प्राकृत साहित्य में लिखी गई हैं, जिसे सप्तशई भी कहा जाता है। 700 छंदों का संकलन है यह। इसमें मतलब महिलाओं के दुख और वेदना को 700 महिलाओं या जैन जो भिक्षुणियाँ थीं, उनकी 700 भिक्षुणियों जो थीं, उनकी कथाएं, उनकी वेदना गाथा सप्तशती में। फिर कल्हड़ आते हैं। कल्हड़ 12वीं शताब्दी में इनका समय माना जाता है। कश्मीर के लोहार वंश में सक्रिय थे। कश्मीर में जन्म, पिता चंपक कश्मीर राजा के हर्षदेव के दरबारी थे, और कल्हड़ उसके बाद उसी राजवंश में दरबारी कवि ये भी बने हर्षदेव के समय। और कल्हड़ एक फिर ये देखिए, कल्हड़ की जो राजतरंगिणी है, नदियों का इतिहास, यानी कि यह कश्मीर और कश्मीर के राजवंश का शासन का कालानुक्रम का वर्णन करता है। ये ऐतिहासिक महाकाव्य। इसमें 8 तरंग हैं। ठीक है, 8 तरंगों में विभाजन है। तरंग का मतलब अध्याय, चैप्टर। फिर प्राचीन काल से 12वीं शताब्दी तक राजाओं की कथाओं को प्रस्तुत करता है। पहले 3 तरंग कल्हड़ ने गोनंद, तारक और युधिष्ठिर जैसे पौराणिक राजाओं से लेकर लोहार वंश तक का वर्णन किया है। बाद की तरंगों में समकालीन राजा हर्षदेव और जयसिंह का वर्णन किया। फिर आते हैं चंद बरदाई का जीवन परिचय। 12वीं शताब्दी 1149 से 1200 ईस्वी। पृथ्वीराज चौहान थर्ड जो थे उनके समकालीन थे, उनके दरबारी कवि थे। इनकी ग्रंथ का नाम है पृथ्वीराज रासो, वीर रस में है यह का महाकाव्य कविता। और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के जीवन, शौर्य, प्रेम और युद्ध तथा इनका जो तराइन का युद्ध है या संयोगिता के प्यार या प्रेम कथा या अंतिम युद्ध जीवन का जो रहा है उसका चित्रण मिलता है। तो ये हुए प्रमुख कवि। मैंने प्रमुख कवि का एक मतलब डिटेल कहिए या एग्ज़ाम स्पेसिफिक कहिए, वही नोट्स मैंने आपके सामने रखा है। आप इसको याद कर लें
इसी में से आपको 2-3 प्रश्न एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा ना रचनाएँ हैं, ना इससे डेप्थ पूछा जाता। अब कुछ अनएक्सपेक्टेड, अनप्रेडिक्टेबल कुछ पेपर में चेंजेस हों तो उसकी गारंटी तो नहीं ली जा सकती है, बट जैसा पैटर्न रहा है उस अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये सफिशिएंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। और हम लोग फिर अब इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी एंड किंगडम और इम्पॉर्टेंट सेंट्स, इसके बारे में भी एक डिटेल डिस्कशन जल्द ही करेंगे। और आप लोग रिवीजन करते रहें। वेस्टर्न का जितना मैंने बताया है प्रीवियस ईयर पेपर से मैच करके या क्वेश्चंस को एक जगह लिख के वो बार बार रिवाइज़ करिए। इग्नू के नोट्स पढ़िए, जो इम्पोर्टेंट श्लोक नंबर हैं तत्व विमर्श में, बंधन मोक्ष में, उन सब श्लोक को अच्छे से पढ़िए, तैयार करिए। फिर उसके बाद इग्नू के नोट से समरी करिए। वेद के लिए कपिल देव द्विवेदी का जो है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, इन सब के लिए जो इम्पोर्टेंट है, या टेलीग्राम में ही वेद वेदांग का एक PDF डाला है मैंने, वो आप देख सकते हैं उन सबको, क्योंकि ये सब इजी क्वेश्चंस हैं, ये गलत नहीं होने चाहिए। और रही बात पेपर 1 की, तो पेपर 1 जिस तरह मैंने बताया है, या आप लोग किसी और यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हो तो पेपर 1 को अच्छे से रिवाइज़ करते रहिए। पेपर 1 में पैटर्न सेट है, लेकिन क्या पूछा जाएगा ये हमेशा बदलता रहा है, तो इसलिए बस आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। अब कुछ ही समय, एक ही हफ्ते का समय बचा है, और टेस्ट सीरीज़ जो है टेलीग्राम चैनल पे फिर जल्द ही करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ी तबीयत सही नहीं थी, इसी कारण टेस्ट ऑर्गेनाइज़ नहीं हो पा रहा है, वो भी जल्द ही करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।